आणि असे गुंडेला आम्ही घाबरणारे नाही. जर पोलीस डिपार्टमेंटची आडमध्ये जर उद्धव ठाकरे बसले नसते तर आज आम्हाला थांबवण्याची ताकद कोणामध्ये नसती. आणि घाबरणारे जर कोणी असले तर ते उद्धव ठाकरे घाबरते. नवनीत राणा आणि रवी राणा घाबरणारे लोकांमध्ये नाही. जर घाबरले असतो तर अमरावतीवरनं मुंबईपर्यंत आम्ही कधी पोहोचलो नसतो. आम्ही सुव्यवस्था आणि आमचे आदरणीय प्राईम मिनिस्टर जे उद्या मुंबईमध्ये येणार आहे त्याच्यामध्ये काही अडचणी निर्माण होऊ नये. पोलीस डिपार्टमेंटला आम्ही सोबत साथ दिली पाहिजे. सुव्यवस्था, लॉ अँड ऑर्डर कायद्यामध्ये राहिला पाहिजे, नियममध्ये. आणि जे गृहमंत्री म्हणतात आहे की जेही आम्ही करत आहे तर कोणाची बंदूक आमचे शोल्डरवर, कांद्यावर ठेवून ते आपली राजनीती करत आहे. मला असं वाटतं आहे, मी मुंबईचीच मुलगी आहे. जरी आपण मुंबईचे नसन, आपण गृहमंत्री आहात. आपण ज्या पद्धतीने, ज्या भाषेत आपण पत्रकार परिषदमध्ये बोललात त्याच्यामध्ये तुमच्याकडनं ही अपेक्षा होती की ज्या पद्धतीने दुसऱ्यांचे, आमचे आदरणीय पवार साहेबांच्या घरावर जे हल्ला झाला, तेथे गरीब लोक होते बिचारे, एसटी वर्कर, मजदूर लोक, 18,000 20,000 पगार घेणारे लोक होते. ते आपली व्यथा घेऊन तिथे गेले होते. ते काही टेररिस्ट नव्हते. त्यांच्यावर ऑफेन्स दाखल केल्या. आम्ही निषेध केला की असे सिनियर पॉलिटिशियनवर, ज्यांना सगळे आम्ही रिस्पेक्ट करतो, असे लीडरचे घरावर असे हल्ला होणं काही चांगलं नाही. तिथे जर कारवाई होते, त्या एसटी वर्करांना 8 दिवस 10 दिवस जेलाचे मागे टाकतात, त्यांच्यावर कारवाई करते, तर आज ती कारवाई रवी राणा, नवनीत राणा जे लोकप्रतिनिधी आहे, एवढे लोकांचं लोक नेतृत्व करतात, त्यांच्या घरावर जर हल्ला होते तर त्यांच्यावर कारवाई होणार का? हा गृहमंत्रीला पहिला प्रश्न. सुव्यवस्था, लॉ अँड ऑर्डर जर कोणी बिघडत असेल तर ते मुख्यमंत्री बिघडवत आहे. कारण की ज्या पद्धतीने आमचे डिप्टी सीएमनी आता बोलले, अजितदादांनी, आदरणीय अजितदादा पवार साहेबांनी ज्या शब्दात बोलले की त्यांची काळजी घेणं ही आमची जबाबदारी आहे, मला वाटतं. आणि त्यांनी स्पष्ट शब्दात म्हटलं की मुख्यमंत्री या पूर्ण घडामोडीवर, या पूर्ण आंदोलनामध्ये ते पूर्ण नजर ठेवून आहे. मला असं वाटते मुख्यमंत्रीला दुसरा काहीच काम उरलेला नाहीये. नवनीत राणाला, रवी राणाला कधी माझे गेलेले गुंडे मारतात त्याच्यावर लक्ष ठेवून आहे. नवनीत राणा, रवी राणा सिक्युअर राहिले पाहिजे, लोकप्रतिनिधीवर असा धब्बा लागला नाही पाहिजे, त्याच्यावर लक्ष नाहीये. आणि याच ठिकाणी जर अजितदादा पवार जर मुख्यमंत्री असते, एवढी परिस्थिती खराब कधी या महाराष्ट्रामध्ये झाली नसती. दुसरी एलिगेशन या गृहमंत्री साहेबांवर आहे. जर सुव्यवस्था ऑर्डरमध्ये ठेवायची होती तर या गुंडे जे आमच्या घरापर्यंत आणि अमरावतीच्या घरापर्यंत जे आंदोलन करत आहे, जे लहान मुलं आहे, बुजुर्ग लोक परिवारामध्ये, तिथे जे करत आहे ते झाली नसती. बॅरिकेड तोडून देण्यापर्यंत पोलीस डिपार्टमेंट कुठे होता? कुठे तुम्ही त्यांना प्रश्न विचारला नाही? बॅरिकेड ते कसे तोडू शकते? म्हणजे तुम्ही कमी पडत आहे की ते तुमच्यापेक्षा ताकदवर पडत आहे, या तुम्ही प्रेशरमध्ये काम करत आहे? हा एलिगेशन सरळ मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्रीवर माझं असं म्हणणं आहे. त्यांना पोलिसांना सूट दिली आहे मुख्यमंत्री, 100%. येस. त्याच्याशिवाय कोणतेही असे आम लोक आणि गुंडे जे पाठवलेले आहेत त्यांची हिंमत नाही पोलिसांना धक्काधुक्की देऊन बॅरिकेड पाडून कोणाच्या घरापर्यंत पोहोचणं. म्हणजे तर दुसरे असं तर कोणी कोणाच्या घरावर जाईल आणि पोलीस काही कारवाई करत नसत. पोलिसाचा फोर्स कमी पडला नाही तर प्रेशरमध्ये काम करत आहे. डायरेक्ट डेलिगेशन माझा मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्रीवर आहे. शिवसेनेचा आरोप आहे की तुम्ही सगळं हे ड्रामा करता. मला असं वाटते की आज कोणताही विधानसभा आणि लोकसभा नाहीये. मी लोकसभा रिप्रेझेंट करते ॲज अ मेंबर ऑफ पार्लमेंट. आमदार साहेब विधानसभा रिप्रेझेंट करतात, ते तिसरा टर्म आहे. आणि जे बोलणारे लोक आहेत ते अजूनही नगरसेवक बनून नाही गेलेले, तर त्यांच्यावर उत्तर देणं माझं काही काम नाही. मी ज्यांना प्रश्न विचारलं आणि जे ते म्हणत आहे त्याला काही लेवल नाहीये. आपण एक लोकप्रतिनिधी म्हणून आय हॅव सम लिमिट्स अँड आय हॅव सम डिसेन्सी. मला काही डिसेन्सी आहे, त्या लिमिट अनुसार आणि त्या डिसेन्सी अनुसार मी बोलणार आहे, भाष्य करणार आहे. मी गुंड्याचं उत्तर देण्यासाठी नाही, लोकांची सेवा करण्यासाठी मी इथपर्यंत पोहोचलेली आहे. आणि आईचं, वडीलचं, त्यांची विचारधाराचं, त्यांची पार्टी निर्माण केल्यामुळे कोणी मुख्यमंत्री झाले आहे, कोणी मंत्री झाले आहेत. आम्ही स्वतःच्या मेहनतीवर, स्वतःचे खून पसिन्याने इथपर्यंत पोहोचलेले आहे. तर आमची विचारधारा आमच्या लोकांच्या सेवेमध्ये आहे आणि येणाऱ्या काळामध्ये सुद्धा आणि धर्माचा प्रचार प्रसार करणार. पहिलेही करत होती, आजही करणार आणि उद्या सुद्धा करणार. आणि माझी पिढी सुद्धा धर्माचा प्रचार प्रसार करणार. कोणी थांबू शकत नाही. पण याच्यातून एक स्पष्ट होते की उद्धव ठाकरे आणि शिवसेनाला हिंदुत्ववादीचा विसर पडलेला आहे.
आणि हिंदुत्ववादीचे प्रत्येक गोष्टी रामाला विसरलेले आहे, ज्यांचे नावानी मतं खाल्ले आतापर्यंत, मतं घेतले आणि हनुमानजीचे हनुमान चालीसाचं अपमान त्यांनी केलाय. नवनीत राणा, रवी राणा यांचा अपमान नाही, हा आमचे देवाचा अपमान आहे. शिवसैनिकांनी आणि उद्धव ठाकरेचे म्हणण्यानुसार हे सगळं अपमान झालेलं आहे. पण उद्याचं PM साहेबांचा जे दौरा आहे ते तिथे कोणताही गालबोट लागू नये म्हणून आम्ही जे निर्णय घेतलेले आणि पोलिसांच्या प्रेशरमुळे की तुम्हाला आता आम्ही गाडीमध्ये नेणार आहे, तुम्हाला आम्ही एअरपोर्ट सोडणार आहे, तुम्हाला इथून रवाना करणार आहे, ज्या पद्धतीची पोलीस डिपार्टमेंट आम्हाला रिक्वेस्ट करत आहे, आम्हाला सांगत आहे, मला वाटते एवढा प्रेशराईज कशाला? कोणी टेररिस्ट नाहीये. जीवाची भीती वाटते तुम्हाला ज्यापर्यंत जे ओरडाओरडी चालली? मला असं वाटते की मी कोणाशी घाबरणारी नाही आणि देवाची नावाने जर जीव जात असेल तर माझा जीव आज नाही, उद्या नाही, आजच गेला पाहिजे, काही फरक पडत नाही. जीवाची भीती आम्हाला 1% नाही. जर पोलीस डिपार्टमेंटनी आम्हाला म्हटलं की तुम्हाला आम्ही जाऊ देतो मातोश्रीपर्यंत, तर मी आत्ता ॲट दिस पॉइंट आय लिव्ह अँड आय गो टू मातोश्री. कोणीच मला थांबू शकत नाही. जीवाची पर्वा केली असती तर अमरावतीवरनं इथे आली नसती आणि पॉलिटिक्स क्षेत्रामध्ये, राजकारण क्षेत्रामध्ये मी कधी आली नसती. लोकांची सेवासाठी जीव देण्यासाठी तैयार आहे. मैम हिंदी में जानना चाहेंगे मैम, क्या आपका उद्देश्य पूरा हुआ है? क्योंकि आपने कहा था मातोश्री। मुझे लगता है मेरा उद्देश्य स्पष्ट तरीके से पूरा हो गया है. मैं नहीं पहुंच पाई मातोश्री तक, रवि राणा जी नहीं पहुंच पाए, पर हमारे रूप में जो हनुमान चालीसा वहां होना चाहिए था, जो हम करने वाले थे, वो कई भक्त हनुमान जी के जाके वहां पे मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं. तो मेरा जो उद्देश्य था कि संकट मोचन, संकट हटाए हमारे महाराष्ट्र से, वो कहीं ना कहीं ये सिद्ध होता है कि हमारी आवाज वहां तक पहुंचती है और मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा का पाठन होता है. तो मुझे लगता है जो भी गुंडे उद्धव ठाकरे ने हमारे घर तक भेजे हैं, वो अमरावती के घर में हो या मुंबई के घर में हो, ये शिव सैनिक तो कभी से चले गए. बाला साहब के साथ उनके शिव सैनिक, ओरिजिनल जो शिवसेना निर्माण जिसने की, वो उनके साथ ही चले गए. आज की जो शिवसेना रह गई है वो गुंडों की शिवसेना रह गई है और उद्धव ठाकरे के इशारों पे गुंडागर्दी करने के लिए यहाँ पर महाराष्ट्र में काम कर रही है. उद्धव ठाकरे को सिर्फ एक ही काम है, सिर्फ किस पे कौन सा ऑफेंस दाखिल करना है, किसको बिहाइंड दी बार भेजना है, किसके ऊपर कौन सी कार्रवाई करनी है, किसको तड़ी पार करना है. हमारे मुख्यमंत्री का सिर्फ इतना सा ही फ्रेम ऑफ वर्क बोलते हैं हम जिसको, उतना ही काम रह गया. उसके अलावा मुख्यमंत्री कोई भी चीज में इंटरेस्ट नहीं लेते. आज भी हमारे डिप्टी सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री ये पूरी घड़ामड़ी पे पूरा ध्यान देके रखें. मुख्यमंत्री का ध्यान ऐसे ही प्रकरणों में रहता है. मुख्यमंत्री का ये ध्यान नहीं रहता कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं, मैंने उस पर चर्चा करनी चाहिए, या इलेक्ट्रिसिटी पे इतना डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम है, उस पर मैंने कुछ बोलना चाहिए, या फिर बेरोजगारी इतनी बड़ी है उस पर बोलना चाहिए. एसटी जो बस ड्राइवर्स हैं या कंडक्टर्स हैं या सेवक हैं, जितने भी हैं, उन्होंने इतनी सुसाइड की, उस पर मैंने चर्चा करनी चाहिए. ये विषयों पे हटकर सिर्फ एक ही लक्ष्य मुख्यमंत्री का पूरे महाराष्ट्र में रह गया, कौन सा ऑफेंस किस पे दाखिल हो, किसको तड़ीपार की जाए, किसको जेल के पीछे कैसे भेजा जाए, कितनी ताकत से किसके पीछे लगा जाए. सिर्फ ये फ्रेम ऑफ वर्क रह गया मेरे महाराष्ट्र में. और महाराष्ट्र को बचाना है तो मैं पंतप्रधान जी से विनंती करूंगी, राष्ट्रपति जी से विनंती करूंगी कि महाराष्ट्र पे ध्यान देके महाराष्ट्र की जनता को बचाया जाए. नहीं तो जिस दिशा में हमारा महाराष्ट्र जा रहा है, आज तक महाराष्ट्र की जनता ने इस तरीके की परिस्थिति, इतनी परिस्थिति खराब है कि 2 साल तक हमारे सीएम साहब कार्यालय में नहीं जाते, तो उस महाराष्ट्र की, उस राज्य की दिशा किस तरफ जा रही है, उससे अंदाज सब पूरी देश लगा सकती है. जिस तरह से घटनाक्रम आज की बात करें, तो पुलिस ने जो बैरिकेडिंग की थी वो पूरा पुश करके उसको शिवसैनिक अंदर आए हैं, और जिस तरह से जो घोषणा कर रहे हैं, चिढ़ाने की काम, जिस तरह से बड्डी बबली करके चिढ़ा रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? मुझे लगता है जो वार्ड के अध्यक्ष भी नहीं है और जो कॉर्पोरेटर भी नहीं है, उनको उत्तर देना मेरा काम नहीं है. एज ए लोक प्रतिनिधि मैं जितने भी लोगों को मेरे क्षेत्र से रिप्रेजेंट करती हूँ, और पूरे देश में जब मैं लोकसभा में जाती हूँ तो मेरे महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करती हूँ. तो मुझे लगता है मैं गुंडों को जवाब देने के लिए नहीं बैठी हूँ, पर महाराष्ट्र पे जो संकट आया है और जो उद्धव ठाकरे के इशारों पे ये शिवसैनिक गुंडे बनकर यहाँ पर हल्ला कर रहे हैं, तो ये किसी और का काम नहीं, ये उद्धव ठाकरे जी का काम है. और उद्धव ठाकरे के ही इशारे पे पूरे महाराष्ट्र में बंगाल जैसी परिस्थिति निर्माण करने का काम ये उद्धव ठाकरे कर रहे हैं. शिवसेना कहीं ना कहीं अपनी ताकत दिखा रही है, क्योंकि हम देखें तो हम सुबह से कवर करें, मातोश्री के बाहर भी काफी भीड़ थी. बड़े बड़े नेता अनिल देसाई, यहाँ पे विनायक राउत आए,
मीडिया से रूबरू हुई, बातें की उन्होंने, क्या लगता है पूरा एक इवेंट प्लान के तहत ये सब किया गया आपको, किस तरह से? मुझे ऐसा लगता है जितने भी लोक प्रतिनिधि सीनियर है, मैं तो बहुत जूनियर हूँ, मैं फर्स्ट टाइम MP बनकर आई हूँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एज इंडिविजुअल, एज अपने खुद के सिंबल पे मैं जीत के यहाँ तक आई हूँ। और बहुत सारे सीनियर लीडर मैं देख रही हूँ नीचे बैठ के वड़ा पाव खा रहे हैं। वड़ा पाव तो हमारे महाराष्ट्र में किए हैं, सभी खा के अपना जीवन निकाल सकते हैं, ऐसा वड़ा पाव का फेमस ये है। पर मैं जितने भी सीनियर लीडर वहां पे आए उनसे एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगी, इतना गुंडेशाही करने से अच्छा अपने मुख्यमंत्री को बोलिए जहां जहां संकट है पूरे महाराष्ट्र के कौन से जिले में कहां पानी टंचाई है। मुझे लगता है यहाँ पर एक एम्बुलेंस भी मेरे घर के नीचे देखी गई है, मैंने एम्बुलेंस अगर लानी थी तो मुझे लगता है थाने डिस्ट्रिक्ट में जब वहां की एक महिला आदिवासी 4 किलोमीटर 2 व्यक्ति उन्हें ऐसा झोला बनाकर डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल लेके जाते हैं, तो वहां एम्बुलेंस की जरूरत है। नवनीत राणा के घर में एम्बुलेंस की जरूरत नहीं, पर जहां लोगों को एम्बुलेंस और हॉस्पिटल की जरूरत है वहां पर एम्बुलेंस पहुंचानी जरूरी थी। उस महिलाओं को 2 व्यक्ति ने अपने कंधों पे उठाकर डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल तक लेके गए। तो मुझे लगता है ये व्यवस्था हमारी महाराष्ट्र की इस तरीके से होती जा रही है। और डिप्टी सीएम जिस तरीके से हमारे अजित पवार साहब जो मेच्योरिटी से वो बोलते हैं कि लोक प्रतिनिधि की सुरक्षा करना, सिक्योरिटी करना, यह हमारी जवाबदारी है। मुझे लगता है इनसे अच्छे कई पट काम वाले व्यक्ति अगर कोई महाराष्ट्र में होंगे, अगर यही पार्टी का पूरा महाआघाड़ी बनना था तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को देखे धब्बा ही लगाया हमारे महाराष्ट्र को, अजित दादा को मुख्यमंत्री होना चाहिए था। जिस हिसाब से वो अपना विषय रखते हैं, जिस हिसाब से लोक प्रतिनिधि की व्यथा वो जानते हैं, जो प्रश्न हम रखाते हैं उनकी एटलीस्ट नॉलेज में तो रहती है। इस मुख्यमंत्री को सिर्फ ऑफेंस, जेल, कार्रवाई, तड़ीपार इतने तक ही फ्रेम करके अपने आप को रख लिया गया। एक आखिरी सवाल, जिस तरह से राजनीतिक प्रतिक्रिया जिस तरह से आई है, बाकायदा होम मिनिस्टर की तरफ से भी कहा गया कि आपके शोल्डर पे गन रखे दूसरे राजनीति खेल रहे हैं और राष्ट्रपति शासन लगाने की कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कंधे पे बंदूक रखकर चलाने की किसी को भी जरूरत नहीं है। अगर वो सीधा सीधा बीजेपी को बोलते हैं टारगेट करें, बिकॉज महा विकास आघाड़ी में बाकी तो 3 ही प्रमुख पक्ष तो उनके साथ हैं, सिर्फ एक ही विपक्ष में है जो सबसे बड़ी पार्टी है आज महाराष्ट्र में। उसको नवनीत के कंधे की जरूरत नहीं है, उसको उस पार्टी को रवि राणा के कंधे की जरूरत नहीं है। हम अपना विषय इंडिविजुअल रख रहे हैं और हम जो मुद्दा रख रहे हैं और जनता के साथ हम खड़े रहते हैं, जनता के हित के लिए काम करते हैं और पूरे देश में आज उनकी ही सत्ता है। तो मुझे लगता है वो अपने विषय बहुत अच्छे से और बहुत पावरफुली प्रेजेंट करते हैं, बहुत पावरफुली रखते हैं। और महाराष्ट्र में जो करप्शन चालू है, जो करप्शन की आवाज वो उठा रहे हैं, तो मुझे लगता है उसके लिए नवनीत राणा के कंधे की उनको जरूरत नहीं। नवनीत राणा खुद इंडिपेंडेंटली सामने आके लड़ाई लड़ रही है और आगे भी लड़ रहे हैं। और पार्लियामेंट में भी जब मुझे लगता है महाराष्ट्र में ये गलत हो रहा है तो उसके विरोध में मैं आवाज उठाती हूँ। तो मैं विनंती करूंगी, मैं राष्ट्रपति जी को भी मिलूंगी, मैं पंतप्रधान जी को भी मिलूंगी कि यहाँ पर महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन ये लगना बहुत जरूरी है। लॉ एंड ऑर्डर हाथ से निकला जा रहा है। हर दिन एक सामान्य पब्लिक पे और आम नागरिक पे और लोक प्रतिनिधि पे दिन भर दिन अत्याचार बढ़ रहे हैं और जो विकास हमारे महाराष्ट्र का होना था वो 1% भी हो नहीं रहा है। तो मुझे लगता है राष्ट्रपति शासन महाराष्ट्र में लगना बहुत जरूरी है। अगर महाराष्ट्र के हित में और लोगों के हित में अगर काम करना है तो यहाँ राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। और देश के गृह मंत्री को भी मैं जाकर अमित भाई को भी मिलूंगी और निवेदन करूंगी। मैम, मोहित कंबोज बीजेपी के नेता है, उनकी गाड़ी पे भी कल पथराव मुझे लगता है कि किसी पे भी कुछ बोलना मुझे नहीं चाहिए। जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ। और पोल गोल अभियान जो बीजेपी की तरफ से हो रही है, मुझे लगता है कि एक पत्रकार के घर में जब ईडी की रेड पड़ती है, पत्रकार के खाने के वांदे हैं और वो पत्रकार के घर में काउंटलेस संपत्ति प्राप्त होती है। तो मुझे लगता है बेनामी प्रॉपर्टी जब्त होती है। तो मुझे लगता है पत्रकार, एक एक्स पत्रकार जो है आज वो राज्यसभा के मेंबर है, अगर उनके घर में इतनी अवैध नाम की संपत्ति मिलती है तो सभी पत्रकारों के पास इतनी अवैध संपत्ति होनी चाहिए। ये कहां से आई, उसके लिए तो पोल खोल बहुत जरूरी है। महाराष्ट्र के पैसे महाराष्ट्र के हित में लगने चाहिए, ना कि किसी के घर में रहने चाहिए। तो जो कार्रवाइयां यहाँ हो रही है वो बहुत नियमसर कार्रवाई है और वो होनी भी चाहिए। और उसकी पोल खोल जो तरीके से बीजेपी कर रही है उसका समर्थन ये महाराष्ट्र में रहने वाला हर व्यक्ति कर रहा है। और उद्धव ठाकरे को एक मेरा लास्ट, आप जो समझना है, उन्होंने कहा कि हम डर गए,
अगर हम डरते तो अमरावती से मुंबई कभी नहीं आती। अगर हम मुंबई आए हैं तो डर अगर कोई रहा है तो वो उद्धव ठाकरे डर रहे हैं। पुलिस की आड़ में बैठकर, पुलिस को आगे कर कर अपना जो भी बोलना है और गुंडों को बेचकर अपना काम करवा रहे हैं। मुझे लगता है अगर ये सब नहीं किया होता तो आज मातोश्री पे जाकर हमने हनुमान चालीसा पढ़ना था, और हम पढ़ने के लिए ही मुंबई में आए थे, ना ही डिटेन्ड होने के लिए। डर कोई रहा है तो वो उद्धव ठाकरे जी डर रहे हैं, और राष्ट्रपति शासन ये मुंबई में लगना चाहिए, महाराष्ट्र में। इसके अलावा दूसरा कोई भी पर्याय नहीं कि मुंबई की जनता को हम न्याय दे सकें।